हेलो एवरीवन, मैं सीए पीयूष बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बनिया माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। हम अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो बूमिंग इंडस्ट्री है और इंडिया में इसका शेयर बहुत ही मेजर है। इंडियन इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए। ये शेयर ग्लैंड फार्मा लिमिटेड आज की तारीख पे सस्ते भाव में मिल रहा है। जो शेयर 2020 में लिस्ट हुआ था 1500 रुपए के भाव पे, वो सिर्फ आज के टाइम पे 930 रुपए की वैल्यू का रह गया है। आखिर हुआ क्या है? क्या मैनेजमेंट का डिफॉल्ट हुआ है, या फिर ये शेयर अंडर वैल्यूड हो गया है, या फिर ये कंपनी बंद होने के कगार पे है, या फिर ये आज के टाइम पे एक अच्छा मौका है हमारे लिए पैसा बनाने का? 930 रुपए का शेयर जो आज की तारीख में है, कल वो क्या हमको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है? आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। हम इस वीडियो में सबसे पहले हिस्ट्री बताएंगे, क्या हिस्ट्री थी इस कंपनी की, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है इस कंपनी का, देन इसकी कैपेसिटी, कंप्लायंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड द एंट्री बैरियर्स। उसके बाद क्या गलत हुआ इस कंपनी में, और उसके बाद सबसे एंड में शेयर्स और उसका फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर हम कंपनी की स्टार्टिंग की बात करें तो ग्लैंड फार्मा हमारी हुई थी स्टार्ट 1978 में हैदराबाद के अंदर। आज की तारीख में भी अगर हम देखेंगे तो हैदराबाद में इसके काफी सारे प्लांट्स हैं जहां पे इसके सारे प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। इस कंपनी को बाद में एक चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया था जिसका नाम था शंघाई फोसम फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप। तो हाँ, ये एक चाइनीज कंपनी है। और जब ग्लैंड फार्मा को शंघाई फोसम फार्मास्यूटिकल्स ने खरीदा था तब उसकी हिस्सेदारी 80% तक थी। आज उस प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 57.86% है एज ऑफ 31 मार्च 2023। हम आगे बात करते हैं प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। उसमें हम जानेंगे कि क्या वजह थी एक चाइनीज कंपनी को इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले दवाइयों में इंजेक्टेबल्स होते हैं या फिर हमारे ओरल सॉलिड्स होते हैं। ओरल सॉलिड्स मतलब कि टैबलेट जो हम खाते हैं, या फिर हमारे इंजेक्शंस। इंजेक्शन की मार्केट अपने आप में बहुत ग्रो कर रही है। अगर हम देखें कोविड टाइम पे जितनी भी दवाइयां बनी थी वो सारी की सारी इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में थी। अगर हम जोग्राफिकल ब्रेकडाउन में बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी का है यूएस में, और इंडिया में है कुल 7%। जी हाँ, अब आपको समझ में आएगा कि इस चाइनीज कंपनी ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया। क्योंकि ये इंडियन कंपनी डील करती है यूएस मार्केट में, और चाइनीज कंपनी के लिए एक एंट्री बैरियर बन जाता है जब वो इन्वेस्ट करना चाहती है एक यूएस मार्केट के अंदर। तो उन्होंने एक इंडियन कंपनी खरीदी जो पहले से ही एस्टेब्लिश थी यूएस के अंदर, अपना एक अच्छा रिवेन्यू परसेंटेज लेके, और उसके बाद सीधे एक चाइनीज कंपनी यूएस मार्केट के अंदर एंटर कर जाती है। इस कंपनी के रिवेन्यू बाकी कंट्रीज से भी है, बट हाँ, मेजर शेयर्स इसका यूएस से आता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कंप्लायंस, ट्रैक रिकॉर्ड और एंट्री बैरियर के बारे में। इस कंपनी के पास 8 फैसिलिटीज हैं, 4 फिनिश फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज और 4 एपीआई फैसिलिटीज। एपीआई फैसिलिटीज हमारी वो फैसिलिटीज होती हैं जहां पे इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जितनी भी आप देखोगे, छोटी और बड़ी, मेजरली अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करवाती हैं। मतलब कि उनका एक फॉर्मूला होता है जो वो फॉर्मूला प्रोवाइड कराती हैं किसी और कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिर वो अपना नाम और पैकेजिंग लगा के उसको आगे सेल करती हैं। लेकिन ग्लैंड फार्मा कंपनी के पास अपनी 4 फिनिश फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज भी हैं जहां पे वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं, और साथ में उसके बाद 4 एपीआई फैसिलिटीज भी हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कंट्रोलिंग कॉस्ट और क्वालिटी है वो सारी की सारी मिनिमम रिस्क पे चली जाती है। इनकी 2 फैसिलिटीज हैं हैदराबाद में दुंदीगल के अंदर, 2 फैसिलिटीज हैं इनकी अगेन हैदराबाद के अंदर, फिर उसके बाद एक फैसिलिटी है इनकी जिनोम वैली में, और तीसरी जो इनकी 3 फैसिलिटीज हैं वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। जो इस कंपनी की यूएसपी है वो है इसका कंसिस्टेंट कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। आज तक जितनी भी कंपनीज लिस्ट हुई हैं यूएस के अंदर, या फिर आज तक जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कंपनी में कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल 100% हो। मतलब इनके पास आज तक कोई वार्निंग लेटर नहीं पहुंचा, सारे इनके कंप्लायंस पूरे हैं, और इनके सारे सर्टिफिकेशंस हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में। जिसकी वजह से इस कंपनी की अपनी एक यूएसपी है कि ये कंपनी सारे कंप्लायंसेस पे खड़ी उतर रही है। उसके बाद इस कंपनी का जो मेजर स्ट्रेंथ है वो है इसका एंट्री बैरियर। अगर हम इसके एंट्री बैरियर्स की बात करें तो
आज के टाइम पे 1978 से लेके इन्होंने ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, और कोई भी अगर उसको रिप्लेस करना चाहे तो उसे 1.5 गुना पैसा अपना लगाना पड़ेगा। अगर मान लो 100 करोड़ का प्लांट है तो उस पे इनको 150 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर इनके साथ compete करना है तो। उसके बाद इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं, जिसकी वजह से इन्हें अप्रूवल्स यूएस मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे टिके रहना और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को एक बेंचमार्क बनाना अपने आप में एक कंपनी का अचीवमेंट है। और सबसे आखिरी में जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, वो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि 62% ऑफ द ड्रग्स हमारे शॉर्टेज में सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट कोई मीट नहीं कर पाता उस फॉर्मुलेशन को बनाने में, जबकि ग्लैंड फार्मा इस चीज में टॉप करती है। अब हम बात करेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है, ऐसी क्या चीज हुई है जिसकी वजह से इसका शेयर जो लिस्ट हुआ था 1500 रुपए पे, वो आज के टाइम पे 930 रुपए पे फ्लक्चुएट कर रहा है। ग्लैंड फार्मा ने अपने Q4 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी है, जिसके अंदर उसने बताया है कि इनका फिस्कल 2023 का रिवेन्यू डिक्लाइन किया है 18% से एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और सबसे पहला रीजन इसका क्या है? इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन, मतलब कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो इन्वेंट्रीज को ऑप्टिमम यूज पे ले रहे हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट एक्सेस में ना पड़ा रहे इनके कस्टमर्स के गोडाउन में। इस इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन के चक्कर में इस कंपनी के सेल्स में फर्क आया है, जिसकी वजह से इसका रिवेन्यू गिरा है। दूसरा रीजन जो इन्होंने दिया है वो है हायर प्राइसिंग प्रेशर। जो आज के टाइम पे यूएस मार्केट एक इंजेक्टेबल्स के लिए सैचुरेटेड हो चुकी है, जहां पे काफी सारे प्लेयर्स अब एंटर कर रहे हैं, और उस जिसकी वजह से हायर प्राइसिंग प्रेशर बन चुका है। जो प्रोडक्ट ये बहुत अच्छे प्राइस पे बेच रहे थे जिससे इनको रिवेन्यू होता था, आज इनको कंपटीशन की वजह से उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लोअर करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट, हायर बेस ऑफ लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट सेल। जो कोविड रिलेटेड इंजेक्शंस थे, इंजेक्टेबल्स थे, वो सारे के सारे पिछले साल तक बहुत ज्यादा सेल हुए थे। आज के टाइम पे जब सबको इंजेक्शंस लग गए हैं तो ऑब्वियसली इसके सेल्स में फर्क आएगा, और उसी सेल्स का फर्क और उसी चीज का इम्पैक्ट आज हमको इनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। चौथा बड़ा पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन लाइन शटडाउन एट डुंडिगल फैसिलिटी। इनकी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी थी जो डुंडिगल में थी, जहां पे 2 लाइन चल रही थी, इन्होंने एक लाइन और ऐड करी है, जिसके अपग्रेडेशन की वजह से इनको वो लाइन शट करनी पड़ी। इसी वजह से इनका प्रोडक्ट नहीं बन पाया, एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ डिक्लाइन इन द सेल। फर्दर प्रोडक्ट लाइन शटडाउन की वजह से बल्कि एक कस्टमर इनका टेम्परली शिफ्ट कर गया है दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे। मैनेजमेंट का कहना ये है कि वो एक टेम्पररी शिफ्ट है, एंड दैट कस्टमर विल इवेंचुअली मूव टू दिस ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, एंड hence the revenue will grow at a same percentage and same level as it used to be in the previous years. Then fifth point जो इनका है वो है less revenue contribution from a new product launch during the year। जैसे कि हमने बताया कि यूएस मार्केट सैचुरेटेड मार्केट हो चुकी है, इसकी वजह से जो इनके नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें भी इनको कम रिवेन्यू देखने को मिल रहा है जो इनको एक्सपेक्ट नहीं था, एंड हेंस दैट्स द अदर रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द रिवेन्यू। अगर हम कुछ और इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले है कि जो इनके टॉप 5 प्रोडक्ट्स जिनकी सेल सबसे ज्यादा हुआ करती थी वो आज के टाइम पे अच्छा नहीं कर रहे हैं मार्केट में परफॉर्म। बेसिकली देयर आर ऑल्टरनेटिव्स जहां पे लोग मूव कर रहे हैं। इनकी पार्टनरशिप्स जो यूएस में होती है वो एक सिंगल पार्टनर के थ्रू हो रखी है, जबकि मल्टीपल पार्टनर्स अप्रोच इनको फॉलो करनी चाहिए। सेकंड रीजन जो है इनके 2 कस्टमर्स दिवालिया हो गए हैं, जिनसे इनको 200 करोड़ रुपए का एनुअल बिजनेस आता था। मैनेजमेंट का कहना है कि इस चीज को वो कवर कर लेंगे बाय सप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स टू द ऑल्टरनेट प्लेयर्स, बट दैट विल टेक अ टाइम, मे बी अ क्वार्टर और अ हाफ ईयरली। तो वो चीज हमको देखनी होगी कि मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वार्टर में कितना रिकवर करता है और क्या इनकी ग्रोथ परसेंटेज रहती है। इसके बाद इन्होंने रिसेंटली एक सिनेक्सी ग्रुप एक्वायर किया था। उसकी इंटीग्रेशन कॉस्ट और उसके प्रोडक्ट्स में जो लोअर मार्जिन है उसकी वजह से भी इनकी कंपनीज के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में हमको ये रिवेन्यू का डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब सबसे आखिरी में हम एनालाइज करते हैं इसके शेयर्स को और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इनकी टोटल इनकम रिड्यूस हो रखी है 999 से 823, 1110 से 999,
थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था जून से सितंबर में, मार्च से लेके जून में इनको रिड्यूस हुआ। मतलब कि इनका सब कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। साथ में एक्सपेंसेस इनके इंक्रीज हो रहे हैं, मे बी ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ Cenexi ग्रुप, एंड हेंस एट द एंड the profit margin is 9.55%, which is way below the December one and way below the March 2022. That is quarter over previous quarter and quarter over previous year end. अब इस कंपनी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसकी बोरोइंग्स। इसकी बोरोइंग कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये एक मोस्टली डेट फ्री कंपनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0.56 एंड 3.26 इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक छोटा जंप है ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद इनके टेंजिबल एसेट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अपग्रेडेशन भी हुआ है इनके प्लांट में, तो सारी चीजों का इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को सही मिल रहा है। उसके बाद इनका इन्वेंट्री का स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, बेसिकली ड्यू टू द इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन दैट वी हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। ट्रेड रिसीवेबल इनका कम है, जिसका मतलब ये कंपनी एक ट्रू पिक्चर दिखा रही है अपने फाइनेंशियल्स के लिए, ना कि कोई विंडो ड्रेसिंग करी है इन्होंने। एंड दैट्स द मेन फर्स्ट थिंग फॉर द कंपनी टू गो ऑन द रिकवरी फेज। इन्होंने इन्फ्लेट नहीं कर रहे हैं अपने रिसीवल्स को, और जो भी है वो एक ट्रू पिक्चर्स के थ्रू लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। अगर हम इनका कैश देखें तो सबसे ज़्यादा इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि इनकी सारी लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इनकी सारी लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो कितनी है, 89 और 729। तो फाइनली अब हमारा जब एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, तो अब आखिरी में टॉपिक आता है कि हमको क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। मेरा मकसद है आपको बताना कि क्या इस कंपनी में चल रहा है और आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए एक इन्वेस्टमेंट करते वक्त। If I have to go for this company, I will surely purchase the shares. Reason being, इस कंपनी के अपने खुद के फॉर्मुलेशंस, एपीआई फैसिलिटीज और अपने इंटीग्रेशंस इतने अच्छे हैं कि आज की तारीख में जो इसका पी 19 पे रन कर रहा है वो एक इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी नीचे है। आज के टाइम पे जब मैनेजमेंट ने इसको ट्रू पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है, तो हमारा मानना ये है कि मैनेजमेंट एक रिकवरी फेज में जा रही है, जो कि हर चैलेंजेस लेने के लिए रेडी है। Obviously, this is an aggressive move, but those who are conservative and following the moderate approach, उनके लिए ये शेयर बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको पैसा बनाना है उनके लिए ये एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है। तो हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, then please share in the comment box. Thank you. Have a nice day.